जय हिंद दोस्तों। ये मॉडल पेपर सीरीज का वीडियो पार्ट नंबर 7 है। आज हम डिपार्टमेंटल मॉडल पेपर विद प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। टोटल टाइम है इसमें 35 मिनट्स, टोटल क्वेश्चन है 50, टोटल मार्क्स है 50। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक रखा है, उसको जाके ज्वाइन कीजिए। मैं उस टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप वहाँ पे जाके अपने पहले पेपर को सोल्व कीजिए, उससे ताकि आपको अपने पेपर के बारे में जो जितनी तैयारी हुई है उसका लेवल पता लग सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो शुरू हो उससे पहले आप प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। दोस्तों, कई कई दोस्तों का मैसेज आ रहा था कि आप इसको हिंदी में दीजिए, तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश का कॉमन करके एक रोमन लैंग्वेज में लेके आया हूँ, ताकि दोनों को ही समझने में आसानी रहे। हमें मेन मकसद है समझाने से। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ क्वेश्चन मैं मैसेज में जो जो आते हैं उसको बीच में इंक्लूड कर देता हूँ, ताकि जैसे राशन स्केल से संबंधित किसी ने पूछ रखा था, तो वो आता है, एक क्वेश्चन पक्का श्योर आता है, तो उसमें मैं इसमें इंक्लूड कर दिया है। और कुछ एक्ट एंड रूल से संबंधित कुछ कंफ्यूजन है कई कई लोगों के, तो मैं उसको भी इसमें एलोब्रेट करके बताया हुआ है, ताकि सभी को आसानी से समझ में आ सके। और जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत हाई टॉप लेवल के हैं, और आपके पिछले आए हुए हैं, और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वही मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, बीएसएफ में प्रेसिडेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर अपने टिक कीजिए। अभी तक आपने पेपर सोल्व कर लिया होगा, अपना आंसर टिक कीजिए। आंसर है 6। नेक्स्ट चलते हैं। फायर कितने प्रकार की होती है? अपना आंसर टिक कीजिए। 5 प्रकार के। स्केल के आधार पर मैप कितने प्रकार के होते हैं? अपना आंसर टिक कीजिए। 3 प्रकार के। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन मैसेज सेंड करने के लिए बीएसएम में कितने प्रकार के सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन होते हैं? प्रेसिडेंस हो गया और एक सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन। अब इससे आप क्या समझते हैं? मैसेज में कभी ऐसे ग्रुप या बातें होती है जिसे आम आदमी को नहीं जानना चाहिए, और उसके लिए कुछ सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन लगाए जाते हैं, और वो कितने प्रकार के होते हैं? अपना आंसर टिक कीजिए। हाँ। होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? बताइए। देखो, सभी मिनिस्ट्री में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वो एजुकेटिव लेवल पे, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो हेड होता है वो कौन होता है? ये होते हैं सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी यहाँ पे है श्री अजय कुमार भल्ला जी। अब इनके अंडर में इनकी अहमियत क्या है? इनके अंडर में टोटल जितने भी सीएपीएफ, होमगार्ड, पुलिस, सभी को इन्हीं को रिपोर्ट करती है। तो ये होम सेक्रेटरी की पावर है। तो ऐसे क्वेश्चन ही बन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशन स्केल में आटे की मात्रा कितनी होती है? एक क्वेश्चन श्योर आएगा, आप कोई भी हो, राशन में मैंने सभी इंक्लूड कर दिए इसमें, तो आप अच्छे से देख लीजिए ना। 420 ग्राम। ठीक है। बीएसएफ के कौन से एक्ट एंड रूल के तहत कोई भी कार्मिक विदाउट परमिशन रेजिग्नेशन, पद त्याग और पद से अलग होना नहीं कर सकता? बिना परमिशन के मतलब आप रिजिग्नेशन नहीं दे सकते या छोड़ के नहीं जा सकते। ये कौन से एक्ट एंड रूल के सेक्शन के तहत दिया गया है? ये सभी सेक्शन है। ठीक है।
अपना आंसर टिक कीजिए। ये सेक्शन 8 है इसके तहत। देखिए दोस्तों, मैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो जो भी आ सकते हैं इससे रिलेटेड। एक्ट एंड रूल से संबंधित मैं सभी पहले भी दे चुका हूँ, और कुछ अभी उसमें एक दो क्वेश्चन की बार बार गलती से आ रहा था या कुछ गलती मिस्टेक बता रहे थे, उसमें अभी करेक्शन करके मैं पूरा इसमें लेके आया हूँ और अच्छे से एलोब्रेट कर दूंगा उसको। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उसमें ना। राशन स्केल में राइस की मात्रा कितनी होती है? अपना आंसर टिक कीजिए। 200 ग्राम। फील्ड फोर्टिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? अपना आंसर टिक कीजिए। ये अब आपको एलोब्रेट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं एलोब्रेट भी नहीं करूंगा, आपको सबको पता होना चाहिए। टाइप कितनी है मैं बता देता हूँ, इस टाइप के आंसर आते हैं, और आपको एलोब्रेट तरीके से देखना है तो आपने जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में अपने जाके देखिए है। राशन स्केल में टीक की मात्रा कितनी होती है? अपना आंसर टिक कीजिए। इसका पहले से मैंने 7 ग्राम। रोडी चीन कन्वेंशनल कितने प्रकार के होते हैं? रोडी चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? कन्वेंशनल साइन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अपना आंसर टिक कीजिए। 2 प्रकार के। नेक्स्ट, राशन स्केल में दाल की मात्रा कितनी होती है? अपना आंसर टिक कीजिए। 90 ग्राम। एटी और मोटर पिट के शेल्टर की लेंथ कितनी होती है? जो पिट होता है उसके साथ में जो शेल्टर होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो आपको एक ये मोटा मोटा मैं आइडिया दे दिया है कि इसी टाइप से क्वेश्चन हो सकता है शेल्टर की जगह पिट की पूछ ले, तो आपको पता तो होना चाहिए ना। तो इसको पूरा अच्छे से एक बार अपना जाके क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, टाइप मैंने बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया ने पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में टोटल कितने मेडल जीते हैं? 101% पैरा और पैरा ओलंपिक दोनों में से क्वेश्चन 100% आएंगे। ये एक क्वेश्चन आपके लिए श्योर है। अब आप कैसे ला पाते हो, मैंने आपको पहले भी करवाया है और ये भी करवा रहा हूँ। 19 मेडल। ठीक है। इंडिया ने पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर टिक कीजिए। 5। नेक्स्ट, राशन स्केल में मीट की मात्रा कितनी होती है? अपना आंसर टिक कीजिए। मीट की मात्रा होती है 120 ग्राम। ठीक है। बीएसएफ बैरक प्रॉपर्टी में कितने आइटम्स आते हैं? अच्छा टिक कीजिए। ये प्रीवियस क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ये वाला, है ना।
दो आइटम आती है, आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में तो नहीं। गमबूट और चारपाई। नॉर्थ बंगाल की फ्रंटियर फॉर्मेशन साइन क्या है? अभी आपको टोटल फ्रंटियर के फॉर्मेशन साइन और उनका कलर आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक डेजिग्नेटेड कलर होता है और फॉर्मेशन साइन, तो ये सभी को पता होना चाहिए। अब इनमें से मैंने नॉर्थ बंगाल का बोला है, हो सकता है वेस्ट बंगाल अपना असम का पूछ ले, किसी का भी पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपको टाइप दे दिया है, अब अपना आंसर अपने से क्लियर कीजिए। बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के लिए जंगल शूज इशू की लाइफ कितनी होती है? अपना आंसर टिक कीजिए। मैंने आपको पहले भी कुछ करवाए हैं और अभी भी कुछ करवा रहा हूँ, उनमें से एक क्वेश्चन श्योर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और एएसआई तीनों का सेम कैटेगरी है ना, तो इसमें 6 मंथ के लिए। ठीक है। राशन स्केल में साल्ट की मात्रा कितनी होती है? 20 ग्राम। नेक्स्ट, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के लिए बैरेट कैप काली टोपी इशू की लाइफ कितनी होती है? आंसर टिक कीजिए अपना। देखिए इसमें आइटम की लाइफ या कितने इश्यू होते हैं, दोनों में से एक कुछ भी पूछ सकता है। दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए ना। 12 मंथ। ठीक है। टोटल फ्रंटियर कितने बीएसएफ में, ये सभी को पता होगा, फिर भी नहीं पता है। देखिए बनाने वाले क्वेश्चन इस टाइप से बनाता है कि आपको 50% तो सभी को आए जो तैयारी कर रहा है, और 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरिट बेस को करते हैं। तो पहले तो आपको उनको जो सब नॉन जानते हैं वो, उसके बाद में मेरिट में लाने के लिए कुछ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएंगे, और वो डिपार्टमेंटल से भी लेके और आपके इंग्लिश मैथ रीजनिंग तीनों में ही ये सारी चीज होती है। तो कुछ एक बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन का है ये फॉर्मेट, तो वो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कुछ एक होगा कि टफ, ताकि आपका जो मेरिट में जो जाना है वो आप जा सको। और इतना कम नहीं करेंगे क्योंकि आपको पास करना होता है, उनका मकसद ऐसा नहीं कि पास नहीं करना होता। तो पास करने के लिए 50% चाहिए, तो वो भी दोनों चीज यही है। तो इसलिए तो कुछ एक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कुछ अपने, और कई बार हम ज्यादा एडवांस पढ़ने के चक्कर में बेसिक क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। बीएसएफ में कितने स्पेशल डीजी हेडक्वार्टर हैं? अपना आंसर टिक कीजिए। इसमें है 2। जम्मू फ्रंटियर में कितने सेक्टर हेडक्वार्टर हैं? अपना आंसर टिक कीजिए। ये आपको मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ कि फ्रंटियर कितने हैं टोटल, अब फ्रंटियर में टोटल सब डिवीजन के हिसाब से सेक्टर कितने हैं, तो ये आपको सारे पता होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कभी भी। 4 सेक्टर। ठीक है। बीएसएफ स्पेशल डीजी वेस्ट हेडक्वार्टर की लोकेशन कहाँ पर है? क्या, चंडीगढ़। और ईस्ट की कहाँ पे? कोलकाता। ठीक है। बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के लिए शूज कैनवास ब्राउन इश्यू की लाइफ कितनी होती है? अपना आंसर टिक कीजिए।
12 मंथ। राशन स्केल में एक जवान के लिए पनीर की मात्रा कितनी होती है? आंसर टिक कीजिए अपना। देखिए राशन स्केल में से एक क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कंठस्थ याद कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए सारे के सारे, बार बार रिवाइज कीजिए उसको। जब सामने क्वेश्चन दिखता है तो एक से दिखने लग जाते हैं। अभी तो लगता है कि हम कर देंगे। 100 ग्राम। राशन स्केल में एक जवान के लिए वेजिटेबल्स की मात्रा कितनी होती है? 120 ग्राम। अरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? अपना आंसर टिक कीजिए। अरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज। ठीक है। माइनर पनिशमेंट लघु दंड बीएसएफ के कौन से एक्ट एंड रूल के सेक्शन के तहत प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ये सभी सेक्शन है ना। अपना आंसर टिक कीजिए। सेक्शन 53 के अंडर माइनर पनिशमेंट का प्रावधान है। बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स 43 प्रकार के हैं। बीएसएफ के एक्ट एंड रूल के कौन से सेक्शन में आते हैं ये? अब आपको पता है 3 सिक्योरिटी फोर्स कोड होते हैं, कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए, और वो किस सेक्शन के तहत आते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक से थोड़ा सा एडवांस हो गया। ठीक है, बेसिक 3 थे लेकिन कौन से सेक्शन के तहत आता है ये आपको नहीं पता होगा। तो इस प्रकार के 2-4 क्वेश्चन आपको सामने आएंगे पक्का से, जो आप नहीं जानते रहोगे, ताकि मैं आपको कुछ करवा दूं। ये है सेक्शन 64 के तहत। ठीक है। देखिए बीएसएफ से भगोड़ा रजिस्टर, अब ये हिंदी का वर्ड ये है, और भगोड़ा आएगा ये वर्ड आएगा, या डिजिटर। तो अब इसका कौन से एक्ट एंड रूल के सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी? अब इसका फिक्स आप कर लीजिए कि कम से कम ये जो लैंग्वेज आएगी इसी के आधार पे आपको आंसर देना होगा। ठीक है। अभी मैं इसको एलोबरेट करने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। तो ये सेक्शन 18 के तहत आता है। ठीक है। बीएसएफ से भगोड़ा होना सजा किसमें मिलती है? सेक्शन 18 के तहत। अभी बार बार ये क्वेश्चन बार बार रेज हो रहा था, तो मैं इस हिसाब से अभी आपके सामने ये लेके आया हूँ। सब डिवीजन ये 18 का ही है, 18 का ही। अब हिंदी की अब देख लीजिए लैंग्वेज क्या है। भगोड़ा बोलो, डिजिटर बोलो, अब उसके बाद में ये है। अब उसमें सेक्शन 18 का पहला है ये, यदि कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन है सेवा का अभ्यर्जन करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, मतलब भगोड़ा होने है उसका, तो वह सुरक्षा न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध पर कैसे कैसे, ये कै है मतलब ए, सेक्शन 18 का ए कब कब लगेगा ये आप देख ले, उस दशा में जबकि वह ऐसा अपराध सक्रिय ड्यूटी पे। ठीक है। अब बार बार इसका कंफ्यूज मत होना, ये कब लगेगा? जब वो एक्टिव ड्यूटी के दौरान होगा। अब पूछ सकते हैं भगोड़ा होगा एक्टिव ड्यूटी में तो कौन सा एक्ट लगेगा? 18 का ए। उस दशा में जब कि वह ऐसा अपराध किन्हीं अन्य परिस्थितियों में कारावास का जिसकी अवधि 7 वर्ष हो, ऐसी लघुतर दंड जो इसमें अधिनियम के वर्णित, अगर कोई और दूसरी दिशा में करता है तो ये है। यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है जानबूझकर ऐसे किसी अभ्यजन की संश्रय देगा, तो वह सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा दोषी पर कारावास होगा। मतलब अगर ये जानबूझ के अगर किसी को ऐसा भगाने की कोशिश कर रहा है या ऐसा कुछ काम कर रहा है, तो उसको भी ये एक्ट लागू होता है। और कौन सा?
ए तो हो गया एक्टिव ड्यूटी की तरह नॉर्मल किसी दिशा में, ये बी हो गया। और इसके बाद में ये आ गया सेक्शन 2, ए नहीं, 18 का पहले का ए था, पहले का बी था, अब ये दूसरा आ गया। अब दूसरे का देख लीजिए, कंफ्यूज, इसमें ना माइनर चीजें हैं, बीच में माइनर चीजें पूछ सकता है, ठीक है। जिसकी अवधि 7, अब उसके ही 18 का तीसरा, यदि कोई व्यक्ति जो एक अधिनियम के अधीन है, ऐसे किसी व्यक्ति के जो इस अधिनियम के अधीन है, किसी मतलब अभिजन का या अभिजन के प्रयत्न का संज्ञान रखते हुए, मतलब अगर वो कोई पता है उसको, कोई भाग रहा है, ये भागने की उसकी नॉलेज में है, और वो अपने वरिष्ठ अधिकारी को नहीं बता रहा, उसमें ये उसके खिलाफ ये लागू होगी। तो तीनों समझ में आ गई। वो दूसरा कैसे, 18 का दूसरा किस पे लागू होता है, भगाने की कोशिश कर रहा है तब। और तीसरा क्या है, वो भाग रहा है, उसकी नॉलेज है और उसको नॉलेज दे नहीं रहा। और 18 का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में क्या है, सेवा का अभिजन करेगा, मतलब खुद भाग जाएगा। और खुद भागने की दशा क्या है, दशा में ये है सक्रिय ड्यूटी के दौरान या नॉर्मल में। अभी आपको क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी है AWL, एब्सेंट विदाउट लीव, छुट्टी के बिना अनुपस्थित। अब देखिए, ये ही वर्ड को याद रखिए, अब नहीं तो आप बोलोगे कि भगोड़ा, और ऐसे भी देखोगे तो AWL। अब इसमें फर्क क्या हो गया, अगर आप इसको देखो तो फर्क क्या हुआ, समझ में तो, लेकिन इस लैंग्वेज के हिसाब से आप इसको ध्यान रखना, आंसर इसी के हिसाब से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर है 19। अब 19 के सब डिवीजन है, वो कैसे कैसे हैं। अब एक वर्ड आता है OSL, OSL स्टैंड फॉर क्या करता है, ओवर स्टे लीव। जब आप लीव पर हो और उस दौरान जब आप वहीं पर रुक जाते हो, तो वो बोली जाती है OSL। और AWL क्या होती है, एब्सेंट हो गए, जो लीव नहीं है उसके। अब एब्सेंट लीव में और भगोड़े में क्या अंतर है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है ना। जब आपके सामने भगोड़ा है तो 18 का देना, AWL आए तो 19 का देना। 19 के सब डिवीजन है, ये देखिए। छुट्टी के बिना अनुपस्थित, यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात छुट्टी के बिना अपने को अनुपस्थित रखेगा, या अब ये क्या है, 19 का ए इसके ऊपर लागू हो गया ये वाला, छुट्टी के बिना AWL आ जाए तो 19 का ए, ओके। अपने को अनुदित छुट्टी के उपरांत पर्याप्त हेतु के बिना अनुपस्थित रहेगा, मतलब OSL, ठीक है, ओवर स्टे लीव, समझ गए ना। अनुपस्थिति बी हो गया 19 का बी, अनुपस्थिति छुट्टी पर होते हुए और समुचित प्राधिकारी से यह इत्तला मिलने पर कि किसी बटालियन या बटालियन के प्रभाग को या बल को किसी अन्य यूनिट को जिसका वह अंग है सक्रिय ड्यूटी पर जाने का आदेश दे दिया है, काम पर अविलंब वापस आने में पर्याप्त हेतु के बिना असफल रहेगा। मतलब उसको बुला लिया गया है और वो आ नहीं रहा है, ठीक है, किसी भी कारण, ठीक है ना, वो कहीं ड्यूटी में जा रहे हैं, तो उसमें लागू हो जाएगा कहाँ पे, सी। अब डी का परेड या अभ्यास में या ड्यूटी से नियुक्त स्थान पर नियमित समय पर हाजिर होने के पर्याप्त हेतु के बिना, समझ गए, डी लग गया। घर जहाँ पे परेड हो रही है वहां पे अनुपस्थित मिला, ड्यूटी पे नहीं मिला, तो उस पे ये लागू। इस दौरान वह परेड में या प्रगमन पथ पर है, पर्याप्त हेतु के बिना या अपने वरिष्ठ ऑफिसर की इजाजत के बिना परेड या प्रगमन पथ छोड़ देगा, तो उस पे कौन सा, ई लग जाएगा, एफ। इसी प्रकार से ये आगे आप इसको पढ़ लीजिएगा ना, ठीक है।
मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको पॉज कीजिए, पॉज कर करके इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीएसएफ का कोई भी कार्मिक अपने सुपीरियर के खिलाफ हमला करे, डराए, गाली दे, वो किस एक्शन के तहत सजा का प्रावधान है? अब आप आंसर दीजिए इसका। सेक्शन 20। नेक्स्ट, फायर फाइटिंग में कितनी पार्टियां होती हैं? सभी को पता होगा ना, इसमें 3 पार्टियां होती हैं। कौन कौन सी पार्टी? फायर फाइटिंग, पिकेटिंग, साल्वेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो कंफ्यूज हो जाता है, उसी के लिए मैं इसके अब की बार बीच में इसमें नोट्स डाल दिए, ताकि आपको भी सहूलियत रहे, बार बार क्वेश्चन रेज ना हो। फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? अपना आंसर दीजिए। 4 प्रकार के। ठीक है, बीएसएफ में टोटल बटालियन कितनी है? अपना आंसर दीजिए। 186। अगर कोई जवान अपने सुपीरियर ऑफिसर का जानबूझकर आदेश नहीं माने, तो वह कौन से सेक्शन के तहत सजा का प्रावधान है? देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। डिसोबीडेंट, अगर आज्ञा का पालन नहीं करता, और कहाँ कहाँ नहीं करता, कैसे कैसे नहीं करता, तो इस वजह से मैं इसको एलोबरेट तरीके से मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, और आएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे बार बार। अपना आंसर टिक कीजिए पहले इसमें आप। सेक्शन 21 के तहत अगर कोई भी कार्मिक जानबूझकर अपने, जानबूझकर वर्ड इसको जरूर याद रखिए। ठीक है, एक वरिष्ठ अफसर की अवज्ञा। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन है, अपने वरिष्ठ अफसर द्वारा अपने पद के निष्पादन में स्वयं दिए गए किसी विधि पूर्वक समावेशी, चाहे वह मौखिक रूप से या लिखकर या संकेत द्वारा या अन्यथा किसी दिया गया हो, ऐसी रीति से अवज्ञा करेगा जिससे प्राधिकार का जानबूझकर किया गया है, तिरस्कार दर्शित होता है, तो वह सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध पर कारावास का, जिसकी अवधि 14 वर्ष तक हो सकती है, यह ऐसे लघुतर दंड का है जो इस पर अधिनियम में वर्णित है। समझ गए? जानबूझकर वर्ड का स्पेशली इस पे ध्यान रखना। अभी आपको आगे इसको रीड कर लीजिए। 21 का दूसरा है ये। फिर दूसरे का कै है ये। उस दशा में जबकि वह ऐसा अपराध सक्रिय ड्यूटी पर करेगा, तो उसको क्या लगेगा? ये वाला दंड लगेगा। ठीक है, जानबूझकर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये देख लीजिए। जब ऐसा अपराध सक्रिय ड्यूटी पर न रहते हुए करेगा। ठीक है, अभी सेक्शन 22 है, तो 22 में भी अधीनता या बाधाई रखा गया है, तो वो किस किस पे रखा गया, कैसे कैसे, आप इसको भी देख लीजिए ना। ये अवज्ञा कब करेगा? वो हो गया कि जानबूझकर नहीं मांग रहा,
मान रहा, ये कब उसकी अवहेलना करेगा? उस दौरान किसी झगड़े या दंगे या उपद्रव में। ऐसी स्थिति में रहता है कोई अफसर, या भले या निम्न रैंक का हो या किसी भी टाइप का हो, वो उसको आदेश दे रहा है और उस पे वो सक्रिय होते हुए भी मतलब नहीं मान रहा है या बात कर रहा है, जानबूझकर नहीं, किसी भी तरीके से, यहाँ पे जानबूझकर वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना, तब उसको 22 का लगेगा। ठीक है। किसी व्यक्ति पर, ये क्या है 22 का, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति का आपराधिक बल पर प्रयोग करेगा या हमला करेगा। जैसे हम कई बार किसी को पकड़ लेते हैं या ऐसा कुछ है जो अपराधी है, उसको फिर हम पीट रहे हैं या ऐसे कोई बात हो रही है और अपना सुपीरियर कोई बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं करना, लेकिन आप इस आवेश में आके आप ये काम कर देते हो, तो उस दिशा में अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो चीज़ नहीं मानते, तो उसमें ये आपके एक्ट लग जाएगा। ठीक है। तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके आपके सामने लाया हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे आप इसको। इसके साथ लाने का मकसद ये था कि मैं आपको अलग से भी दे रहा हूँ, लेकिन उसमें आप कंपैरिजन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब जब क्वेश्चन के साथ लेके आ रहा हूँ तो उसको आप इजीली आप कंपैरिजन कर पा रहे होंगे। जब आपके सामने क्वेश्चन रखा रहता है तो अच्छे से आप उसको देख पाते हैं। ठीक है, स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। 6 या 7 दिन में, अभी पिछले दौरान कुछ ज़्यादा व्यस्त होने के कारण नहीं डाल पाया, लेकिन 6 7 दिन में अगर आप 1 घंटा मैं ये वीडियो दे रहा हूँ तो इस पे दे दोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्लस्टर के कितने प्रकार होते हैं? अपना आंसर टिक कीजिए। क्लस्टर कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार। नेक्स्ट, ऑर्डर को नहीं मानना और डिसिप्लिन को तोड़ना कौन से सेक्शन के तहत सजा का प्रावधान है? अभी देखो वहां पे दो चीजें थी, आप एक जानबूझकर किसी ऑफिसर का, सुपीरियर ऑफिसर का नहीं मान रहे हो, या ऐसी स्थिति में है कोई अधीनता में हो, मतलब कोई आपके पास बंदी बनाया हुआ है या कोई उसमें कारावास में है, उस दौरान आपका वो एक्ट कर रहा है, तब उसमें 22 लग जाएगी। अब ये कब लगेगा? अब आपके पास सीधा आ जाए कि डिसिप्लिन को तोड़ना और आपका उसका ऑर्डर को नहीं मानना, दो वर्ड आएंगे, डिसिप्लिन अनुशासन को तोड़ना और ऑर्डर नहीं मानना, दोनों एक साथ आएंगे, तब कौन सा सेक्शन लगेगा? तीनों क्वेश्चन मैं इसी प्रकार के लेके आया हूं ताकि आपकी लैंग्वेज इसको समझना जरूरी है। ठीक है, इसका आंसर है 40। 40 कब? ओनली ऑर्डर और डिसिप्लिन तोड़ता है तब ये। और जानबूझकर सुपीरियर ऑफिसर का अगर कोई पालन तोड़ देता है, वो कौन से? 21। और कभी आपके कोई कारावास में है, उस पर आप कोई एक्ट कर रहे हो और सुपीरियर ऑफिसर आपको ऑर्डर दे रहा है, उस दौरान आप आपका ऑर्डर नहीं मान रहे हो, तब क्या लगेगा? सेक्शन 22। और उसके सब सेक्शन आप ये पढ़ लीजिए। ठीक है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? लेटेस्ट में चेंजिंग हुई है, आप पता होना चाहिए। ठीक है। विजय रूपाणी इससे पहले थे। आचार्य देवव्रत वहां के राज्यपाल हैं। और जीवराज नारायण मेहता ये वहां के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध कौन सी सन में लड़ा गया? अब देखिए मैं ये आपके सामने युद्ध यही क्यों लेके आया, देखो कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट होता है, और इन युद्ध की वजह से अपनी हिस्ट्री में ड्रास्टिक चेंज आया, मतलब तो जो जो भी ऐसी जो सन होती हैं या हिस्ट्री में ऐसे कोई पार्ट होते हैं जिनकी वजह से कोई बड़ा चेंजिंग हुआ है, वही आपके सामने आए हैं। तो मैं आपके सामने कुछ डेट लेके आया हूँ, इससे बाहर डेट नहीं जाएंगे अगर बैटल से युद्ध कोई भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? तो आप इनका इम्पोर्टेंस ये समझिए।
ठीक है। अब इसका बक्सर का युद्ध के बारे में आप बताइए, कब हुआ था? ये था 1764। अब इससे हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने बंगाल पे अपना आधिपत्य कर लिया था, इस पे पूरा कब्जा उनका बंगाल पे हो गया था, तो इस वजह से इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, प्लासी का युद्ध का भी इंपॉर्टेंस है। वो भी क्या है? बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का युद्ध कौन सी सन में लड़ा गया? जो भी मैं आपके पास इंपॉर्टेंट डेट लेके आई हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब 1991 में क्या था? तराइन का फर्स्ट युद्ध। 1992 में तराइन का सेकंड। और नाइन सॉरी 1191 में और 1192 में तराइन का सेकंड। और 194 में था ये चंदावर का युद्ध। अब इससे क्या इफेक्ट हुआ हिस्ट्री पे? इससे इफेक्ट हुआ था कि टर्किश राज था, वो इस दौरान इंडिया पे राज, इन युद्धों, तीनों युद्धों से मेन 11 फर्स्ट हुआ था, सेकंड ये हुआ था, और ये फाइनल 1194, इसमें टर्किश राज यहाँ पे अपना स्थापना कर चुका था। अब ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इससे हमारे भारत में मुगलों का राज स्थापित हुआ था। तो इम्पोर्टेंस डेट का मतलब ये होता है कि ताकि आपको उस हिस्ट्री में कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो। ठीक है। बैटल ऑफ करनाल, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये था 1739। 1739, 1757, 1761, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री के हिसाब से आपको वही डेट में आपके सामने लेके आए हूं जो आपके सामने आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? आपको पता होना चाहिए, आ सकता है क्वेश्चन। अपना आंसर टिक कीजिए। एन वी रमन्ना। ठीक है। और ये शरद अरविंद बोबड़े, ये इससे पहले थे। और हरीलाल जी, ये थे अपने फर्स्ट सीजीआई। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। 'अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया', महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। ये सरकार के वकील होते हैं, सरकारी वकील नहीं, सरकार के वकील होते हैं। ठीक है। सरकारी वकील और सरकार के वकील में दोनों में अंतर है। रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को हाई कोर्ट में। ठीक है। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये उनके नीचे होते हैं। ठीक है। सोलिसिटर कहीं पे भी हो सकते हैं, हर हाई कोर्ट में दिया जा सकता है। तो अभी सोलिसिटर जनरल एक ही है, कौन है? तुषार मेहता। ये भी लॉ ऑफिसर्स ही बोलेंगे इनको, सरकार के वकील, सरकारी वकील नहीं, ये उनके नीचे होते हैं, अटॉर्नी जनरल के नीचे। ठीक है। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इमरजेंसी मैसेज की रिप्लाई देने का टाइम कितना होता है? अपना आंसर दीजिए। 45 मिनट्स। फ्लैश मैसेज के रिप्लाई का टाइम कितना होता है? अपना आंसर दीजिए। 15 मिनट्स।
ऑप्स मैसेज का रिप्लाई देने का टाइम कितना होता है? अपना आंसर दीजिए। एक मिनट दोस्तों, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है। फ्लैश मैसेज में और इसमें दोनों में अंतर होता है। 15 मिनट और ये है अपना 120, मतलब 2 घंटे का टाइम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा आपका 200 नंबर का पूरा पेपर, मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेके आऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाऊँ। और आप कमेंट में कुछ कर सकते हैं, आपको कुछ ऐड करवाना है। मैं इसमें एक रिक्वेस्ट है कि आपको सिर्फ जो 5 या 7 क्वेश्चन जो हथियार से संबंधित है, मैं वो उसमें इंक्लूड नहीं कर सकता। मैं आपको 43 44 क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अब 5 या 6 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।